हेलो डियर स्टूडेंट। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो पे डिस्कस करा था कि जो हमारा एचपी हिमाचल प्रदेश सेट का एग्जाम होने वाला है, उसका एग्जाम का पैटर्न, उसका सिलेबस, तो बेसिकली उसका पैटर्न हमने डिटेल में डिस्कस करा था। और जो एग्जाम डेट है वो तो आप सब लोगों को पता ही है। बट जैसा कि अब टाइम बहुत लिमिटेड रह गया है और प्रिपरेशन तो हमें करनी ही है ताकि और एग्जाम भी क्लियर करना है। तो अब इस लिमिटेड टाइम में हमें किस तरह से अपना टाइम यूटिलाइज करना है, तो इसके लिए एक स्ट्रेटेजी होना हर एक स्टूडेंट के पास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग सब लोगों को जो पता होना चाहिए वो सिलेबस ऑफ एग्जाम, जो कि हमने पहले भी डिस्कस करा था, बट आज मैं आपको फिर से एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि क्या क्या आपका सिलेबस है। जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि 10 इसमें यूनिट्स रहती हैं। जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया आपका, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन से भी क्वेश्चन आता है, कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से भी आपके क्वेश्चन रहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन। तो बेसिकली ये आपके 10 यूनिट्स रहते हैं। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आजकल जो है वो क्वेश्चन ब्लेंडेड फॉर्म में आ रहे हैं। ब्लेंडेड फॉर्म मीन्स अब ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर यूनिट, जैसे कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है तो इससे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। अब ब्लेंडेड क्वेश्चन आते हैं, मतलब दो या दो से ज्यादा यूनिट्स को ना कंबाइन करके, मोल्ड करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि टीचिंग और कम्युनिकेशन को कंबाइन करके क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं एमसीक्यू की फॉर्म में। रिसर्च और आईसीटी को कंबाइन करके क्वेश्चन आ रहे हैं। कम्युनिकेशन और आईसीटी को, आईसीटी मीन्स आपका जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है यूनिट, उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जब ब्लेंडेड फॉर्म में क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप आंसर तो तभी दे पाओगे जब आपने हर एक यूनिट को अच्छे से पढ़ा होगा। इट मीन्स आप किसी एक यूनिट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो कि ठीक है मुझे ये नहीं पढ़नी। सपोज आपने आईसीटी को नहीं पढ़ा और क्वेश्चन ब्लेंड होके आ गया कम्युनिकेशन और आईसीटी का, तो अब आप आंसर नहीं दे पाओगे और वहां पे आप अपने मार्क्स जो है वो लूज कर दोगे। तो हमें क्या करना है, हर एक यूनिट को इम्पोर्टेंस देनी है कि क्योंकि ब्लेंडेड फॉर्म में क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद सबसे ये सॉरी इम्पोर्टेंट चीज आपको बताए कि ब्लेंडेड फॉर्म में क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें हर एक यूनिट को इम्पोर्टेंस देनी है ताकि कंबाइन होके भी क्वेश्चन आता है तो हम आंसर दे पाए। ये तो पहली इंपॉर्टेंट चीज। और दूसरा, कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो कंटिन्यू प्रैक्टिस मांगता है, जो डेली आपको करने हैं। तो जैसे कि आपको बताया कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है आपका, सो 5 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के रहते हैं और ये मार्क्स गेन करने में अच्छे से हेल्प करता है। अगर आप एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से अटेम्प्ट करते हो, आपके 5 के 5 क्वेश्चन करेक्ट है, तो आप 10 मार्क्स गेन कर जाओगे वहां पे। बट इसके लिए आपको क्या करना है कि डेली एक आरसी तो लगाना ही लगाना है। और ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर से लगा दिया, उसको डीपली अच्छे से पढ़ के डेली एक आरसी प्रैक्टिस करना है। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन का आपको जो है रोज एक क्वेश्चन करना ही करना है। अगर किसी को ज्यादा करना है तो वो दो कर सकते हैं, एक मॉर्निंग में कर लिया, एक इवनिंग में कर लिया। तो इससे क्या होगा कि एट द एंड जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आप इतना प्रैक्टिस कर चुके होंगे कि नॉर्मल, वैसे भी नॉर्मल ही क्वेश्चन आता है, इतना हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा नहीं। तो आप क्वेश्चन दे पाओगे, क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। और मैथमेटिकल रीजनिंग का भी आपने जो है, अगर आप कॉन्टिन्यूटी में डेली नहीं कर सकते तो वन डे के गैप में करना ही करना है। जैसे कि किसी दिन एक टॉपिक उठा लिया रेशो एंड प्रपोर्शन का, तो फिर उसी से रिलेटेड जो है पहले उसको प्रैक्टिस किया, फिर उससे क्वेश्चन लगाए। तो ये 3 यूनिट्स आपको, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ये तो आपको कॉन्टिन्यूटी में चलाने ही चलाने हैं कि ये तो आपको डेली इसका एक क्वेश्चन करना ही करना है। और दूसरा बताया कि हर एक यूनिट को इम्पोर्टेंस देनी है क्योंकि ब्लेंडेड फॉर्म में क्वेश्चन आ रहे हैं। अब हम जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है स्ट्रेटेजी, जो हमें फॉलो करनी है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। क्योंकि हम सभी तैयारी तो हर कोई कर रहा है और सबको होता है कि नहीं मुझे एग्जाम क्रैक करना ही करना है। बट हम एक अच्छी स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तभी तो हम एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। अगर हम अनसिस्टमैटिक वे में चल रहे हैं, ठीक है आज इस यूनिट को उठा लिया, कल उस यूनिट को उठा लिया और ठीक है एमसीक्यू लगा लेंगे, तो वैसे नहीं चलेगा। हमें सिस्टमैटिक वे में चलना है ताकि एट द एंड हम उस एग्जाम को क्लियर कर पाए। आपके पास जो है वो एचपी सेट क्वालिफाइड होना चाहिए। तो अब हमारे पास स्ट्रेटेजी की बात करें तो दो पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, दोनों को साथ में लेके चलना है।
दोनों को आपने डेली टाइमिंग देनी है। अब सपोज अगर आप पेपर वन को डेली रोज 3 आवर दे रहे हो तो 6 आवर्स आप किसको दो, 6 नहीं दे सकते हो तो 4, मतलब वो आपका खुद का मैटर है कि आप किस यूनिट को कितना टाइम दे सकते हो। बट पेपर वन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और एक की है। अगर आप पेपर वन अच्छे से परफॉर्म करोगे तो पेपर टू तो हमका हमारा खुद का होता है सब्जेक्ट, तो हम कर ही लेंगे उसको। तो जो की फैक्टर हमें अपनी स्ट्रेटेजी में इंक्लूड करने हैं, तो सबसे पहले तो ये कि मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप अपना सिलेबस जो है एक बार कर चुके हो। बट अगर कुछ बच्चों जिन्होंने नहीं करा है तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिलेबस कंप्लीट करते हैं फिर क्वेश्चंस लगाते हैं, एमसीक्यूज लगाते हैं, है ना। बट अब टाइम नहीं है तो हम अपोजिट स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, हम क्वेश्चंस को लगाएंगे, मॉक टेस्ट देंगे और मॉक टेस्ट के थ्रू जो है हम सिलेबस को रिवाइज करेंगे पेपर वन में। तो सबसे पहले जैसे कि हमें क्या करना है, मॉक टेस्ट डेली लगाने, क्योंकि लिमिटेड टाइम रह गया है, हमें रोज मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है। और मॉक टेस्ट लगा के ऐसा नहीं उसको छोड़ दिया, जब मॉक टेस्ट लगाएंगे उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हमने परफॉर्म किया, क्या हमारी गलतियां हैं, यही हमने अपने मॉक टेस्ट से सीखना है। तो हमने अपने मॉक का डीपली एनालिसिस भी करना है। अब डीप एनालिसिस कैसे करेंगे, सपोज आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, उसके 4 ऑप्शन थे, अब 4 में से सपोज एक ऑप्शन तो करेक्ट है, वो आपने निकाल भी लिया। और कई बार क्या होता है कि हमें आंसर पता होता है तो हम टिक कर देते हैं, बट अदर ऑप्शंस का हमें पता नहीं रहता है, तो हमने डीप एनालिसिस करना है। हर एक ऑप्शन को हमने देखना है कि अगर ये ठीक है, करेक्ट आंसर हुआ, ओके, बट अदर के 3 ऑप्शंस जो दिए हैं वो करेक्ट आंसर क्यों नहीं है हमारा। तो इससे क्या होगा कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हमारे पास रहेगा। आप एक टाइम में 4 कॉन्सेप्ट सीख रहे हो। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप डेली मॉक टेस्ट लगाओगे और उसका डीप एनालिसिस करोगे तो एक एनालिटिकल थिंकिंग आपके माइंड में, आप ऑटोमेटिकली एनालिटिकल थिंकिंग आ जाएगी। जब आप एग्जाम में कोई परफॉर्म करने बैठोगे और कोई क्वेश्चन मॉडिफाई होके भी आएगा तो आप आंसर इजीली दे पाओगे। ठीक है। थर्ड है हमारा टाइम मैनेजमेंट। अब हमने ये कोशिश करनी है कि रोज हम घर पे एक इन्वायरमेंट क्रिएट करें, वही इन्वायरमेंट जिस इन्वायरमेंट में बैठ के आपने एग्जाम देना है, वो है 3 आवर्स हम बैठेंगे और उस एग्जाम को देंगे। तो डेली आपको 3 आवर्स की सीटिंग देके अपने घर पे भी जो है एक एग्जाम, सॉरी, मॉक टेस्ट लगाने लगाना है। तो इससे क्या होगा, आप वो इन्वायरमेंट से फेमिलियर हो जाओगे, सेम इन्वायरमेंट। आपको कोई बड़ी बात नहीं लगेगी कि वहाँ एग्जामिनेशन हॉल पे बैठ के मैं 3 आवर्स की सीटिंग देना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आप 3 आवर्स डेली घर पे प्रैक्टिस करते हो तो वो टाइम आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे। एक और पॉइंट रहता है कि कई बार स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि हमारा एग्जाम में जो है वो क्वेश्चंस रह गए, क्योंकि वो सिस्टमेटिक वे से नहीं चले थे। पढ़ा तो उन्होंने सब कुछ था बट उन्होंने मॉक नहीं लगाए, वो एक टाइम मैनेजमेंट वाले कॉन्सेप्ट तक गए ही नहीं। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना है, डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है, सिमिलर इन्वायरमेंट क्रिएट करके, जैसा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठोगे वैसा। ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेगुलर रिवीजन। अब हमने जैसे मॉक टेस्ट दिया और डीप एनालिसिस भी किया, जब हम मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करने पे आए तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है हमारे गलत हो, बट उस मिस्टेक से ना आपने डिमोरलाइज नहीं होना है, उसको आप एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हो कि ठीक है, मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है। और उसके बाद आपने क्या करना है, अपना एक मिस्टेक रजिस्टर मेंटेन करना है कि जो जो गलतियां है ना आप उसको नोट डाउन करते चलो। और फिर ठीक है, आप अपने वीक के एंड में प्रॉपर टाइम दो और अपनी गलतियों को रिवाइज करो। और जब आप एग्जाम देने भी जाओगे ना तब भी आपने उस आपका जो मिस्टेक रजिस्टर है उसको रिवाइज करके जाना है। और लास्ट आपका जो पॉइंट रहता है वो कंसिस्टेंट एफर्ट। ये जो भी काम हम कर रहे हैं, मॉक टेस्ट देना है, डीपली एनालिसिस करना है, रेगुलर रिवीजन करना है, ये आपको कॉन्टिन्यूस करना है। एक दिन नहीं कि आपने करा और फिर ठीक है, ओके आज छोड़ो नेक्स्ट डे ट्राई करते हैं, नहीं, ये आपको कंटिन्यू करना ही करना है और प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से करना है। और कोशिश करनी है, क्योंकि अब हमारा एग्जाम भी आने वाला है, तो कम से कम 20 to 25, इससे ज्यादा अगर आप 30 भी कर सकते हो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट बट डीप एनालिसिस के साथ, वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। तो मॉक टेस्ट देना है बट सीरियस होके देना है, डीप एनालिसिस के साथ देना है, खुद के साथ फॉर्मेलिटी नहीं करनी है कि ठीक है एक मॉक टेस्ट लगा लिया,
दूसरा मॉक टेस्ट लगा लिया। मॉक टेस्ट ऐसे लगाओ कि तुम अपनी गलतियों से भी सीखो। ठीक है। तो ये थी हमारी स्ट्रेटेजी के बारे में वीडियो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक थैंक यू।